देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारा आज का सवाल है कि मोबाइल का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। जी सर। जी, मेरा नाम आफाक अली है। बेसिकली आजकल के दौर में जितना भी काम है, कारोबार है, वो सारा मोबाइल के ऊपर आ गया है। अच्छा। तो इसमें आसानी है कि हम जो है वो घर बैठकर अपनी दुकान पर बैठकर या सफ़र पर हैं, हम अपने कारोबार को देख सकते हैं, लोगों के साथ इंगेज रह सकते हैं। इसके बरक्स इसके जो नुकसानात हैं, अगर उनकी बात करें तो एडिक्शन, हमें जो है वो मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। बिला वजह मोबाइल यूज़ करना, देखते रहना, बार बार स्क्रीन की तरफ जाना, जिसकी वजह से आईसाइट के ऊपर भी असर पड़ता है, जो कि आप देख भी रहे हैं अभी। तो क्या आप एडिक्टेड हैं? जी बिल्कुल, मैं हूँ एडिक्टेड। तो इस नशे के बारे में आप क्या कर रहे हैं? अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, गिवन कर दिया हुआ है। जीवन कर दिया, छोड़ अब लत दिया। लग गई हुई है तो बस ये आखिर तक जाएगी। ये साथ ही जाएगी। अच्छा, कोई इसकी यानी कि उन्होंने फायदा बता दिया, बुराई कोई नहीं बताई सिवाय इसके कि एडिक्शन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम है ना, वो हमने जो फैमिली को देना होता है, वो लिमिटेड टाइम जो है हम फ़ोन को दे देते हैं, तो वो फैमिली की तरफ नहीं जाता। ओए होए, तो क्या फिर फैमिली कुछ कहती है आगे से? ऑब्वियसली कहती है। क्या कहती है? तो हमें तो छोड़ ही दो, मोबाइल पे पकड़े रहते हैं। ओए होए, मोबाइल को तो आप क्या करती हैं फिर? कुछ नहीं अच्छा, कोई इस जुमले का असर नहीं पड़ता और आप मोबाइल की तरफ फिर दोबारा। कह सकते हैं। स्क्रीन टाइम क्या है? स्टडी के अलावा अगर 6-7 घंटे जितना फ्री होते हैं, वो फ़ोन के साथ ही होते हैं। 6-7 घंटे स्टडी के अलावा जी। क्या करती हैं वैसे? कोई तो यूजेज होगा, कोई ऐप्स कौन सी यूज करती हैं? ज़्यादातर कोई सीरीज़ देख लेती हूँ। और कोई मसला नजर आता है इस यूजेज के अंदर आपको या नहीं? आता है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या करती हैं? कभी सुन लेती हूँ मामा की बात, कभी नहीं सुनती। नहीं, मामा बेचारी तो बोलती रहती है, सुनने का नहीं, आगे उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाती है कि नहीं? करती हूँ। क्या एक एपिसोड कम देख लेती हैं? हाँ जी। टाइम कम कर लेती हूँ। अच्छा, मान भी गई है साथ ही। टाइम कम कर लेती हूँ, लेकिन छोड़ती नहीं हूँ। ओए होए होए, छोड़ती नहीं हुई है। जी, और कोई कुछ कहना चाहे? मोबाइल का यूज़ अगर स्टडी के लिए किया जाए तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल जो जेनजी है वो ज़्यादा सीरीज, ड्रामाज और व्लॉग्स वगैरह की तरफ टाइम यूज़ करती है। जैसा कि आप। जी। तो जेनजी को क्यों आप बीच में घसीट रही हैं? आप कहें जैसा कि मैं, मेरी जनरेशन जो है। और कितनी देर? 12 to 14 आवर्स। 14 से 14 घंटे आप फोन? आपके पास फोन है कौन सा? इसकी बैटरी क्यों नहीं सड़ी अभी तक? चार्ज कर लेते हैं। चार्ज ही होता रहता है? जी। ओह, सारी बिजली तो फोन खा रहे हैं हमारे यहाँ पे। मैं भी लोगों को और बाकी कह रहे हैं, मगर 12 से 14 घंटे को आपको लगता है ज्यादा है या ठीक है? ज़्यादा है। ज्यादा है तो क्या इसके बारे में किया आपने? लेकिन एक एडिक्शन हो चुकी है, अब टाइम पास के लिए करना पड़ता है। टाइम पास के लिए वो जो घर वाले, वो सब अपने काम में बिजी होते हैं। अच्छा, सभी अपनी अपनी एडिक्शनों में चल रहे हैं? नहीं, मोबाइल में नहीं, लेकिन अपने वर्क अपने काम में। तो कोई उनसे बात तो करके देखें, अच्छे लोग होंगे। लड़ाई हो जाती है। ये चेक करें, घर वालों से बात हो, लड़ाई हो जाती है। अब ये एक अच्छा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद जावेद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। पहले तो मोबाइल में ये मसला था कि अपनी चॉइस से हम उठ के कोई चीज़ देख लेते थे। अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया सर कि सुबह सुबह लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए होते हैं। अब अगर उनको जवाब ना दिया जाए तो वो बड़ा मसला है। अच्छा। तो मैं तो नाश्ते के दौरान ही आधी तवज्जो उस पर हो जाती है, तो लोगों को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस का जवाब दे रहा हूँ। तो एक बार ट्राई करके देखें, शायद एक बार उनको जवाब ना दें, वो नाराज हो जाएं, तो बस फिर मामला खत्म हो जाएगा कि नाराज नहीं, नाराज वो एक तो रुकते नहीं है, दूसरा उनमें से बात फिर बड़ा रूट किस्म का मैसेज भेजते हैं। अच्छा। तो लगता है तुम बड़े अमीर आदमी हो गए, दिमाग चढ़ गया, तुमने हमें गुड मॉर्निंग कहना भी छोड़ तो दिया। आप क्या हकीकत में ऐसे होए? नहीं, मैंने कभी इग्नोर किया नहीं, मैं देता हूँ जवाब। नहीं, मगर वैसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अमीर होए? ऑन द वे हूँ। नहीं, मैं कहा आप इतना ऑन द वे हूँ। आप गिल्टी फील कर रहे हैं इस बात पे, तो शायद आप उनके जुमले पे आप जवाब दे देते हैं कि यार अमीर हो। मैं ना नॉर्मली यही होता है कि मैक्सिमम मैं रिप्लाई लास्ट में कर देता हूँ। जी। मैं मोबाइल मैक्सिमम ना 10 से 11 आवर्स यूज़ करती हूँ। अगर बाहर जो टाइम गुजर जाता है ना घर से बाहर, वो तो मोबाइल के बगैर ही हो जाता है। बट ये है कि घर में जो वक्त स्पेंड करती हूँ वो सारा मोबाइल 10 से 11 घंटे घर में आप जो स्पेंड करती हैं, वो आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी मदर भी है साथ। तो ये 10 से 11 घंटे के बाद उनको कोई बात करने का टाइम मिलता है? नहीं, वो मतलब कि उनसे भी बात करती, सब कुछ करती हूँ, पर ये है कि ज्यादातर मैं अकेली बहन हूँ ना, तो फिर मेरे पास टाइम स्पेंड करने वाला कोई है नहीं, तो हाय फिर हाय मैं हाय। मोबाइल। भाई हैं आपके? और जी, 2 हैं छोटे। अच्छा, तो उनसे कभी ट्राई किया बात करके? तो वो काफी छोटे हैं ना, वो खुद खेलेंगे, मैं उनके साथ खेलूं जाके। उन्होंने तो खुद खेलना है ना। ये अच्छा है, मतलब वो भाई छोटे हैं। पहले आप कह रही थी अकेली हूँ, अब अकेली का लोग बंदोबस्त किया, 2 भाई, तो आपने कहा कि नहीं उनसे भी बात नहीं करनी। ये अच्छा है। कितने को छोटे हैं आपसे? एक मुझसे 10 साल छोटा है, एक 15 साल छोटा है। 10 साल छोटा और 15 साल छोटा है, ठीक है। और ये जो भाइयों के उम्र का जो मसला है, इसका आपने हल निकाला है मोबाइल के अंदर। तो फिर उनको भी साथ ही लगा लेती हूँ ना। उनको साथ लगा लेती, क्या मतलब?
फिर इकट्ठे देख लेते हैं ना, इकट्ठे उनको बेचारों को भी मतलब लग- कि मार पड़े तो इकट्ठे पड़े ना, मैं तो अकेली मुझे एक खाऊं। बात बताएं, आप खुद भी इतनी बड़ी नहीं है, आपसे 10 और 15 साल जो छोटा है उस बेचारे का क्या कसूर है? उसको भी आपने मोबाइल पे लगा दिया। अकेली मार खाती अच्छे थोड़ी ना लगती हूँ मैं। बड़ी एक जबरदस्त किस्म की एक मूवमेंट चल रही है कि भाइयों को भी साथ, उन मासूमों को पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रही है और उनको किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। मगर जैसा इन्होंने कहा कि 10 से 12 घंटे मोबाइल यूजेजेस चल रहे हैं, जो कि एक तो वैसे आपकी अपनी आंखों के लिए, आपके जहन के लिए, आपकी नींद के लिए हार्मफुल हैं, साथ ही साथ जो हमारी सोशल स्किल्स हैं उनको भी तबाह कर रहा है। सोशल स्किल के अंदर कैसे आपने इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना है, कई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपकी मर्जी की और आपका बेस्ट टाइम नहीं चल रहा होता जिसमें आपकी पसंदीदा चीज़ ही या बात की जा रही हो। तो वो जैसे कहते हैं ना, ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप नॉर्मल कोई बात कर रहे होते हैं जो कि आपकी पसंद की शायद ना भी हो, उसको भी बर्दाश्त करने का जो एक मादा है वो आपको सीखने को मिलता है जब आप नॉर्मल ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। और एक बार फिर बता चलूँ कि जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है उसके अंदर प्लीज़ सर्च करें, एक चीज़ होती है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को आप लोग अगर ऑन करें तो उसके अंदर आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कलर्स गायब हो जाते हैं। कलर्स गायब करने के बाद अपने फ़ोन को इस्तेमाल करके देखिए, सिर्फ घंटे के लिए ही चाहे, तो आपको पता चलेगा कि ये साइंटिफिकली एंड रिसर्च प्रूवन फैक्ट है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका यूजेज जो है वो फ़ोन का कम हो जाएगा। और वो कम कैसे होगा कि जितनी ऐप्स आप देखते हैं और जितने रंग आप देखते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, ये आपकी आंख को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ये डिज़ाइन इस तरह किए गए कि आप बार बार घड़ी घड़ी उठा के उस ऐप को दबाएं। वो जो पीले रंग का ऐप होगा, नीले रंग का ऐप होगा, वो सब डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो जब आप ग्रे स्केल लगाते हैं तो वो सब ब्लैक एंड वाइट एक टोन में चला जाता है, जिसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपका जहन आपको नहीं इतना माइल करेगा कि आप बार बार उठा के उसको क्लिक करें। ये ट्राई करके कभी देखिएगा। ये हर फ़ोन के अंदर फीचर होता है लेकिन ज़्यादा इसकी तशहीर नहीं की जाती, इसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि फ़ोन वाले चाहते हैं कि आप मुस्तकिल 10-12 घंटे अपनी ज़िंदगी के उनके ऊपर इस्तेमाल करते रहें। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं। पहले सुपर मॉडल हुआ करते थे और अब सुपर एक्टर बन रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इनके व्यूज़ क्या हैं इस टॉपिक के बारे में। आप सबकी तालियों में जनाब इमाद इरफानी। सबसे पहले तो आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे इनसे, मैं सुन रहा था कि तो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? मजे के इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव थे सारे। लोगों ने कहा 10-10, 12-12 घंटे हम लोग मोबाइल देखते हैं अपने। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, जरूर देखते होंगे यार। 10-12 घंटे इज अ लॉन्ग टाइम। हाँ वो तो है, लेकिन हर चीज अब हमारी फोन के साथ मुंसलिक हो गई हुई है। आपको लगता है ये सही है? किसी को पैसे देने हो तो आप उधर से एयर टिकट आना है, कभी आप ये सोचे कि ये सब चीजें जो आपने बताई, इनमें कितना टाइम लगता है फोन इस्तेमाल करने में? हाँ लगता तो है, लेकिन फिर आपकी गुफ्तगू भी जो हो रही होती है लोगों से व्हाट्सएप पे, कोई 20-25 गुफ्तगुएं भी आपकी हो रही होती हैं। वहाँ पे इंस्टा की रील्स भी देखनी है आपने, इंस्टा पे भी गुफ्तगू हो रही है और जो चीजें वायरल हो रही हैं उनके बारे में बात भी करनी है। सो मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ लाइफ बन चुका है हमारी, यानी सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं, मेजॉरिटी की। एंड डू यू थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट और नॉट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, मेरे ख्याल से बैलेंस होना बड़ा जरूरी है किसी भी चीज में। मगर इसमें बैलेंस तो रहा नहीं, अब एक्सेस भी है। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से 90s में किसी को अगर मशक करनी है कि मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज बेहतर करनी है, अपने एक्सप्रेशंस को बेहतर करना है, उसको एक कैमरा चाहिए था, उसको एक हैंडी कैम चाहिए था, उसको एक पूरा सिस्टम चाहिए था जो कि बहुत महंगा था। अब हमारे पास हाथ में वो चीज है। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने हैं, कुछ भी बेहतर करना है जो कि आपकी कम्युनिकेशन या आपकी प्रेजेंटेशन, तो आपके पास ये चीज है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। मगर इस पे मैं आपसे कहूं कि जो मश्क जो करते थे, जिनको अपनी आवाज या वो सही करनी थी, वो सारे नहीं होते थे। यहाँ पे तो सारे ही वो मश्क कर रहे हैं। हाँ ये और तो फिर एक और चीज कि वो मश्क जो थी आप सिर्फ रिकॉर्ड करके अपने लिए रखते थे। आप वो मश्क जो थे उसको पूरी दुनिया के सामने नहीं चढ़ा देते थे कि यार जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया और भाई ये देखिए आज मैंने गाना गाया है, आज मैं मॉल में गया हूँ, आज मैंने ये किया, मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो ये भी एक मश्क है। हाँ जी हाँ। तो ये सब कुछ जो है जा रहा है। आई मीन रीजंस तो आपको मिलते जाएंगे फॉर इट्स यूजेज, आप बढ़ाते जाएं उसको। और उसके अंदर भी मुझे लगता है जो काम के यूजेज है वो कुछ थोड़े कम है, बाकी इज अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ जस्ट सीइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। मैं समझता हूँ कि रजिस्टर कम होती हैं अब चीजें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ या क्रिकेट के हवाले से कुछ देखता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है कि हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मेरे ख्याल से डगमग हो गया। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट किया। ये भी एक रीसेंट रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि बड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, और करने वालों को तो और भी लगता है कि अब आपकी जो मेमोरी है वो भी हमारी थोड़ी सी आम लफ्जों में फारिग होती जा रही है, क्योंकि जहन के अंदर एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन आती थी, वो उसको ही ऑब्जॉर्व करता था और उसके बाद सेटल करता था। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है और इतने विजुअल्स आ रहे हैं कि जहन बेचारा भी कह रहा है कि भाई मैं ओवर ड्राइव पे चल रहा हूँ, थोड़े हल्के हो जाएं, लेकिन हम नहीं उसको होने दे रहे। और मेरे ख्याल में अटेंशन स्पैन भी लोगों के गिर गए हैं। अटेंशन स्पैन तो तबाही हो चुका हुआ है।
यानी कोई आधे पौने घंटे की चीज बहुत लंबी लगती है, बहुत लंबी लगती है, एक बिल्कुल। मिनट की चीज बहुत आसान लगती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, वो भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है 1 मिनट का। यानी अगर वो 2 से 3 मिनट की चीजों को इतना पुश नहीं करता, वो 1 मिनट को ज्यादा कर रहा होता है। बिल्कुल। मुझे वो बताएं, कौन है? कफील के कैरेक्टर की कोई ऐसी चीज थी जो आपको अपने अंदर वैसे महसूस हुई कि ये मैं भी करता था या नहीं करता था? वैसे जब भी आप कोई किरदार करते हो, आप अपना आप तो उसको देते हो। जो आपके जज्बात, जो आपके एक्सपीरियंसेस गुजरे होते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो, कुछ ना कुछ अपना आप तो देते हो आप उसको। एक अच्छी चीज ये थी कि हम मिड 90s का एरा शूट कर रहे थे, तो उसमें फोन नहीं था। बिल्कुल। उसमें फोन नहीं था, और वो जब ऑन एयर आया तो बहुत एक अजीब सा इस तरह की भी दुनिया होती थी जब लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते थे, और वो लोग इंटरैक्ट करते थे, वो लोग प्लान्स बनाते थे, लैंडलाइन यूज करते थे। वही वाली बात कफील मुझे उस जमाने में लेकर गया जब फोन नहीं थे, और उस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, और फिर सोचा कि हाँ, ज़िंदगी थी और ज़िंदगी चलती रहती थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन टाइम था हमारे लिए, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत सिंपल टाइम था। और मैं ये समझता हूँ कि लोग प्रेजेंट होते थे मोमेंट के अंदर, उस मोमेंट में प्रेजेंट हुआ करते थे। अब तो आपसे कोई सवाल पूछता है, आप जवाब देना शुरू करते हो, नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ कि वो फ़ोन में होते हैं। हाँ। तो ये थोड़े से मेरे ख्याल में अनकूथ बिहेवियर्स भी आ चुके हैं इस वजह से, और ये बहुत नॉर्मल हो चुकी है। कफील के हवाले से आपने जो बात की, 3 चीज़ें जिससे रिलेट कर सकता था। सनम को मैंने कैटेगोरिकली पहले उनसे माजरत की कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीज़ी करनी है, जिस पे वो हंस दी। एक जो सबसे चैलेंजिंग, जो सबसे पहला ट्रेलर था, उसमें अलमारियां थी जो कि हमने पहाड़ों में प्रोडक्शन में रखी हुई थी, और मैं अलमारियों से निकल के सनम के साथ एक चमगादड़ की तरह उन पर लपकता हूँ। उस वक्त नवंबर का महीना था, नथिया गली में टेम्परेचर था कोई 3 डिग्री या 4 डिग्री, और सनम भी जिस ड्रेस में थी वो वार्म नहीं था, जिस ड्रेस में मैं था वो भी वार्म नहीं था। तो वो एक मरहला था जहाँ पे आपने मोमेंट में भी रहना है, आपने जो स्क्रिप्ट की वो आपसे रिक्वायरमेंट है उसको भी करना है, लेकिन आप इस तरह नहीं करना, आपने कन्विंसिंगली डायलॉग्स प्ले करने हैं। बस मैजिक होता है कोलैबोरेट करके। सनम के साथ बहुत अच्छा रहा। मीसम जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर का, ये मीसम ही की क्रिएशन है। फिर आप अपना आप उसे देते हो। मेरा आखिरी डायलॉग जो था वो ये था कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये इम्प्रोवाइज था, और वो मीसम को इतना अच्छा लगा कि उसने उसको पंच लाइन बना लिया। जी, अवाम का सवाल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूरुल हुदा। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब से मैंने कभी मैं कभी तुम ड्रामा देखा है, तब से मेरे दिमाग में यही सवाल है कि आपने हानिया आमिर को कैसे रिजेक्ट कर दिया? हाँ, ये आपने क्या, कैसे, क्यों? वो मैंने नहीं किया, वो अदील ही कोई सर पे रहा था जिसने किया। वेलकम बैक टू गपशप। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सुमैया एंड मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप हर ड्रामे में इतने मीर क्यों नज़र आते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? वाह, ये बड़ा अच्छा है। आप हर ड्रामे में अमीर क्यों नजर आते हैं भाई? देखिए, मैं हमेशा से जो मेरी अपनी फिलॉसफी है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का गोल ये होना चाहिए कि आपको जीना अमीर होना चाहिए, आपको वैसे अमीर नहीं होना चाहिए। यानी यू हैव टू लिव रिच। द पॉइंट शुड बी टू लिव रिच, नॉट टू गेट रिच। इससे मेरी मुराद है कि अपने आप को, अपनी जहनियत को, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, लोगों से अच्छी तरह पेश आओ, और एक अच्छे इंसान बनो सोसाइटी के। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इमरान अली है, और मेरा सवाल आपसे है सर कि आपके कैरियर का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? सर इमरान, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। टर्निंग पॉइंट्स हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो ज़िंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट आप अगर आप बात करोगे तो वो कभी मैं कभी तुम था। कभी मैं कभी तुम। क्योंकि मैं उससे पहले शोएब मंसूर साहब के साथ मुंसलिक था, जो कि फिल्म मंजर-ए-आम पे आ नहीं सकी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा करियर जो है अब वापस ख़त्म है। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई रिडेम्पशन होगी, लेकिन गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। मुझे कभी मैं कभी तुमने फ्रॉम माई लोएस्ट लो हैज़ गिवन मी माई हाईएस्ट हाई, आई थिंक। और कौन सा ऐसा पॉइंट था कि वेयर यू फिगर्ड और आपको फील हुआ कि यार ये अब जो है ना आम से ऊपर निकल गया काम? पहले 1-2 हफ्ते में मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ ऑन एयरिंग का, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक मोमेंट वो आई जब ये वायरल हो गया हुआ था, और मैं जहाँ पे भी जा रहा था, कभी मैं कभी तुम की मुझसे लोग आके बात कर रहे थे, कैरेक्टर की बात कर रहे थे। और कौन सा पॉइंट था, 4 या 5 नवंबर को उसकी फिनाले हो रही थी कराची में, जिसके लिए मैं जा रहा था। और जब मैं जहाज़ में दाखिल हुआ तो तमाम जो अफराद थे उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। अच्छा, वाह। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो है पब्लिक ने इसको जितना प्यार दिया है, जितनी इज्जत दी है, ये बार बार चीज़ें नहीं आएंगी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है ये चीज़ें। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनूरा और मेरा सवाल सेट से है, किसी नेगेटिव रोल को हाँ करने से पहले आप किन चीज़ों को देखते हैं? मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है कि उस आदमी के दिमाग में जंग क्या चल रही है, उसके अपने जो खौफ हैं वो क्या हैं, और वो उस कहानी में इम्पैक्ट क्या कर रहा है, और वो उसका आर्क जो है वहाँ से वो ग्रो करेगा या वहाँ से डिटीरिएट करेगा। ये अगर टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत आराम से मैं समझा सकूं। अगर आप एक चीज़ कहेंगे तो वो यही होगी कि उसका कैरेक्टर आर्क क्या है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो ग्रो कर रहा है या डिटीरिएट कर रहा है। ये सबसे अहम चीज़ होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। सर, मैंने देखा है आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मौजूदा दौर के कौन से बैट्समैन या बॉलर को लाइक करते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मिचेल स्टार्क मेरे बहुत फेवरेट है पिछले 10 साल से। ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क। जी हाँ, वो टेस्ट मैच के अंदर जो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा बेन स्टोक्स बहुत पसंद है मुझे। विराट कोहली हैज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। 2014 या 15 में दैट चैंपियन माइंडसेट, ये माइंडसेट होना चाहिए चैंपियन का। और जो वर्ल्ड कप देखे है, कुछ ऐसे नाम थे जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। संजू सैमसन हो गए, इंग्लैंड के जैक विल थे, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया मुझे। साउथ अफ्रीकन ब्रेविस थे, वो बहुत अच्छा खेले हैं। और हेनरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 4-5 लोग थे जिनको मैंने बहुत देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत स्टैंड आउट थी। इमाद, मुझे एक बात बताइए, आप इतने ज़बरदस्त सुपर मॉडल रहे, इतने साल रहे, उसके बाद यूजुअली हमारे यहाँ पे हम देखते थे कि बहुत से लोग जो कि सुपर मॉडल होते थे या मॉडलिंग इंडस्ट्री से वो एकदम स्विच करके आ जाते थे और ड्रामों में भी वो काम करना शुरू कर देते थे। वेयर इज ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है आपने बड़ा टाइम लिया एक्टिंग में आने में। एक तो ये कि आने में टाइम लिया, फिर आने से पहले आपने उसकी तैयारी में भी कुछ छुपा छुपा टाइम लिया, जो कि बहुत से लोगों को नहीं इल्म। क्योंकि मुझे ज़रूरत बहुत थी तैयारी करने की। ये आपकी अपनी एक हम्बलनेस है, मगर नहीं, बाकी सबको भी जरूरत होती होगी, मगर वो हमेशा आके ऑन द जॉब लर्न करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। वेयर यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कि मैं आने से पहले भी बहुत सा एक ऑफ टाइम था जिसमें नहीं लोगों को पता था कि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वैसे मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँगा। मैं परफॉर्मर ज़रूर बनना चाहता था, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो थी वो एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की परफॉर्मेंस थी। अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो बहुत सिमिलैरिटीज मुझे लगती हैं एक एथलीट में और एक एक्टर में। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। जहां तक टाइम लेने की बात है, कि मुझे मालूम था मैं ये नहीं कर सकता। कुछ आपकी सेल्फ लिमिटेशंस होती हैं जो आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो, और उसको अपनी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना लेते हो कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ सर्टन थी कि मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं सकता, मैं लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकता। ये बहुत मेरे खौफ थे जो मैंने पाले हुए थे। एंड आई केम टू एक्टिंग विद अ लॉट ऑफ फियर्स, विद अ लॉट ऑफ टेरर इनसाइड मी। मुझे याद है कि पहला सीन था मेरा सज्जल के साथ, और मेरी हार्ट बीट इतनी हाई थी। 2013 की बात कर रहा हूँ, 13 साल पहले की। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से फियर इनोकुलेशन, ग्रेजुअली आप उस एक्सपोज होते हो, फिर आप लर्न करते हो अपने बारे में, अपने आप को पहचानते हो, मेरी क्या खामियां हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काम करते हो। और यही जिंदगी का नाम है कि अपनी गलतियों से सीखो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूं कि फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब तक आप गिरोगे नहीं, आप बेहतर नहीं होगे। तो जो अपने पैशंस और जिन चीज़ों की तरफ रुझान था या जिन चीज़ों को मैं करना चाहता था, वो था म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड मूवीज। अब इन तीनों में ना मैं उस वक्त अली अजमत बन सकता था, ना जुनैद जमशेद बन सकता था, ना मैं उस वक्त वसीम अकरम या वकार यूनुस बन सकता था। तो मुझे जो ये वाला एरिया है, ये वाला डिपार्टमेंट है, ये मुझे कुछ डूएबल लगा कि अगर मेहनत की जाए, अगर अपने आप को डेवलप किया जाए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अपने डायलॉग्स, अपनी आवाज़ पे अगर काम करूँ, और वही वाली बात कि अपनी सोशल स्किल्स पे काम करूँ, अपने बिहेवियर पे काम करूँ। तो वहाँ से एक तहिया किया, और 2013 के समझ में एक सिलसिला जारी रहा, जो कि अभी भी जारी है। 13 साल हो गए हैं। बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत मजाक उड़ा, लेकिन वही वाली बात कि आपने हार नहीं माननी, आपने आगे चलते रहना है। जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो चलते हैं और करें पोस्ट सेगमेंट की तरफ। इसके अंदर हम आपकी ही सोशल मीडिया पोस्ट दिखाएंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जहन में क्या चल रहा था, या फिर क्या इसके पीछे कहानी है जो आपने पोस्ट की। ठीक है जी, ठीक है, दिखाइए जी। ओह, ये आपने कुछ लगाया। ओह यस, आई एम द ग्रेट प्रिटेंडर। ये तस्वीर है 1984 या 85 की। कोयटा में मेरे फादर डीएस थे, स्टाफ कॉलेज कोयटा में। अच्छा। तो वहाँ पे इकरा एकेडमी मेरा पहला स्कूल था, नर्सरी वहाँ से मैंने शुरू की थी। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे फैंसी ड्रेस शो था, और
आपके जो पहले हीरो होते हैं वो आपके फादर ही होते हैं। और अब मुझे थॉट प्रोसेस तो याद नहीं है उस वक्त क्या था, लेकिन डेफिनेटली लगाते वक्त अपने अपने फादर की तरह मैं लगना चाहता था। लगाते वक्त 2 फरवरी 2021, 5 साल पहले लगाते वक्त यही होगा कि दुनिया के साथ शेयर करूं ये तस्वीर मिल गई थी तो आपने कहा कि मैं लगा दूं। हाँ जी। और मैं मजीद उनको जलाऊं कि मैं सिर्फ बड़ा होके गुड लुकिंग नहीं बना, मैं बचपन में क्यूट भी था। और नन्ना मुन्ना सिपाही भी था। नन्ना मुन्ना सिपाही भी था मैं। जी आगे दिखाइए। 2018 23 सितंबर, ये भी आपकी तस्वीर? जी, ये मेरी तस्वीर मेरे ख्याल से वंस अगेन फैमिली हमारी अमेरिका गई हुई थी जी। तो और मेरे आप लिखते हैं, when I was young there was so many things that I was never told. Now that I'm starting to learn, I feel like I'm growing old. हाँ, ये लिरिक है एक गाने का और अच्छा। गन्स एंड रोजेस का एक गाना है यस्टरडेज। ठीक है। सो उस वक्त 2018 में यही होगा। बहुत चीजें हैं कि आपने अपने ओन पे उनको लर्न करना होता है, कोई दुनिया में आपको बताता नहीं है। जब तक आप ठोकरे नहीं खाते, जब तक आपको चोट नहीं लगती, तब तक आप वो विजडम जो होती है आप तक नहीं पहुंचती। तो यही माइंडसेट होगा इसके पीछे। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि अभी आप पहली तस्वीर देखते तो वो इन्होंने कहा कि कोयटा की उस वक्त खिंची हुई थी। हाँ। ये तस्वीर जो है आपने कहा कि ये गालिबन आप कहीं अमेरिका वगैरह थे। ये है 1983 की शायद। और अमेरिका में गए हुए थे जी। तो मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे अमेरिका जाते ही खुद भी गोरे लगना शुरू हो गए हैं। ये कमाल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी नजर शायद पीछे गोरी पे है, मुझ पे नहीं है। जी आगे दिखाइए। ओए होए, सोच में मुब्तला हैं, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। ये इसमें गालिब साहब का क्या ताल्लुक है इस तस्वीर से? मैं हमेशा से गालिब साहब की लाइफ से बहुत इंट्रीग रहा हूँ, उनके कैरेक्टर से, और उन्होंने जो इस दुनिया में इम्पैक्ट दिया है, ठीक है, उससे बहुत इंट्रीग रहा हूँ। बहुत उनका काम मैंने पढ़ा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन तस्वीर ऐसी थी, समय ऐसा था कि मेरे ख्याल में मैं यही समझता था। और अभी की तस्वीर है कोई 1.5 साल पहले की। जी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप गालिब साहब को शेर कहना चाह रहे थे, तो क्या बुरा ना था कि अगर आप गालिब साहब की तस्वीर लगा देते? तो लग रहा हूँ ना गालिब यहाँ पे। आप कहाँ से गालिब लग रहे हैं यार? इतनी जबरदस्त सेटिंग में कौन से गालिब बेचारे? मैं लग रहा हूँ ना, यानी पीछे फल और बीच में टर्की टाइप चीज भी पड़ी हुई है और मॉडर्न गालिब है ना। बहुत आपको रियलाइज करना चाहिए। अब इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया पे हमें थोड़ी सी खूबसूरती, मॉडर्न गालिब भी, और जैसे उन्होंने कहा एक अमीर गालिब। जी आगे दिखाइए। आई एंट सुपरमैन बट आई कैन फ्लाई। ये 2024 यानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जो होते रहते हैं BCW टाइप चीजें होती रहती हैं। एक ब्रांड जो है उसके लिए मैं वो कर रहा था, जो आखिर में आते हो आप और तालियां पीटी जाती हैं। वैसे एक चीज, क्योंकि हमें तो कभी मौका नहीं मिला भाई, तो आप सुपर मॉडल आदमी हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आप लोग शो स्टॉपर के तौर पे कपड़े पहनते हैं, जैसा कि ये, तो ये आप लोग रख लेते हैं या वापस कर देते हैं? मैंने नहीं रखे ये लास्ट कोई 3-4 साल में जो शो स्टॉपिंग की है मैंने, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो आई एम श्योर। मगर आप अगर ये रख भी लें तो आप ये कहाँ पहनेंगे? हाँ, ये है कोई रॉक वीडियो अगर बनेगी तो उसमें इसका कोई वो आएगा। वैसे तो ऐसे पहन के तो नहीं निकल सकते आप ये बाहर, मतलब ईद पे भी नहीं पहन सकते। मैं ईद लुक के तौर पे इसको अपलोड करें तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन आएगा आगे से। हाँ जी, यहाँ पे खून ख्वार दरिंदा यानी ओए होए होए, द एविएटर। सर ये क्या है? ये प्लीज बताइए हमें ये तस्वीर। ये मैं इस्तांबुल एक कमर्शियल करने गया था, एक रियल एस्टेट का कमर्शियल था, तो वहाँ पे हम एक छोटे मोटे हैंगर पे गए थे, तो वहाँ की तस्वीर है ये। और मैंने 3 साल अपने दिमाग में अपने आप को एविएटर समझा, क्योंकि शुएब साहब की फिल्म में मैं एक फाइटर पायलट का रोल अदा कर रहा था, तो हर चीज़ जो थी मेरी उसके अराउंड रिवॉल्व करती थी। गाड़ी भी चला रहा होता था तो यही F-16 की स्टिक अपने साइड पे सोच रहा होता था मैं F-16 उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे भी आया तो अपने आप को बहुत कोई 30 मार खान समझ रहा था अब, और एविएटर समझ रहा था। जबरदस्त। हम पोज करने और तस्वीरें छापने में सोशल मीडिया पे पीछे नहीं रहते किसी से। नहीं, पीछे नहीं, आप बहुत आगे हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो तस्वीर आती है उसमें एक हीरो आदमी आपको नजर आ रहा है, इधर फिल्टर लगा के सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पे भी लगा नहीं सर, नहीं, वो लग नहीं रहा जो लगा हुआ है। मगर मुझे बताइए, वो जो आपकी फिल्म थी, इज इट गोइंग टू कम आउट और इज इट कंप्लीटेड? कंप्लीट हो गई डेफिनेटली, लेकिन शुएब साहब भी उसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों के जो एक्शन होते हैं वो ज्यादा लाउडली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं कुछ कहूँ। मगर कंप्लीट तो हो गई थी ना? जी कंप्लीट तो हो गई थी, ठीक है, एज लॉन्ग एज दैट वाज देयर। जी आगे दिखाएं। ये आप दोनों की तस्वीर आ गई है। लंदन समिट, मुस्तफा एंड अदील मीटिंग आफ्टर 1 year ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी, ये अभी की तस्वीर है, अभी
कोई 3-4 महीने पहले की लंदन में। अच्छा, कोइंसिडेंटली फहद भी वहाँ पे थे और मैं भी वहाँ पे था। तो फहद तो अपने पैसों पे गए होंगे, अदील किसके पैसों पे गया था? उन्होंने तो पैसा बना लिया था ड्रामे के अंदर। फहद भी किसी या लंदन स्लिप हो चुके थे आप इन सारे कारनामों के बाद? फहद भी चैरिटी के लिए किसी इवेंट के लिए गए हुए थे और मैं भी ब्रैडफोर्ड गया हुआ था किसी चैरिटी इवेंट के लिए। अच्छा। इनफैक्ट मैं शायद अफरीदी फाउंडेशन के इवेंट के लिए ओके। ब्रैडफोर्ड गया हुआ था और वापसी पे मेरी वाइफ की बर्थडे थी तो हम कोई 3-4 दिन लंदन रुक गए थे। अच्छा, तब हमारा ये प्लान बना था। और ये मजाक है ऑब्वियसली। मुस्तफा और अदील जो है, हाँ। 2 भाइयों में जो अगर आप देख कहानी से आशना हो, हाँ। आपको मालूम होगा कि दोनों भाइयों में देखिए, जब आखिर में उन दोनों की जब सुलह हुई तो वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, लंदन में हुई। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सुलह होती है तो उसमें लंदन का हाथ जरूर होता है। फहद और मैं एक दिन सेंट्रल जेल कराची में शूट कर रहे थे। अच्छा, वैनिटी थी और अब उधर उनके क्वार्टर्स भी थे जो कि लोग रहते हैं। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फहद को मिलने के लिए नॉक कर रहा है, बड़े दर्जे के ओहदे के ऑफिसर्स भी। यानी वहां से मैं देख रहा था कि ओ वाओ, चले वो तो स्टारडम था उसका। फिर हम जब जा रहे चलते हुए जहां पे भी हमारा सीन था तो वहां पे सलाखों के पीछे भी जो लोग थे वो भी फहद के लिए तालियां और इनका नाम ले रहे। अच्छा, तो जो स्टारडम मैंने फहद का देखा है, मेरे ख्याल में इस वक्त इस मुल्क के सबसे बड़े स्टार होंगे माशाल्लाह। जबरदस्त। और इवन लंदन में सेंट्रल जेल से लेके सेंट्रल लंदन तक उनके फैंस मौजूद हैं। जी, आगे दिखाइए। ओए ओए ओए, आप कहते हैं लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस नॉट चांस। हाँ, ये मेरा अपना है। जहां पे EI लिखा होगा उसका मतलब कि मेरा अपना कॉल है। ओह, अच्छा, खुद से क्रिएट करके प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरह वो भी आखिर में लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। उस तरह आपने कहा कि लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस नॉट चांस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ जो आपने जिंदगी में चॉइसेस ली हैं उन्होंने आपको यहाँ पे एंड अप किया जहाँ पे आप बैठे हुए हो। अगर आप मुख्तलिफ जिंदगी चाहते हो तो इसी वक्त डिफरेंट किस्म की चॉइसेस लेने लग जाओ, जो कि सबसे पहले ये हो सकती है कि फोन को मैंने 1-2 घंटे कम देने हैं। ये बात आपकी ज़्यादा दिल को नहीं लगी ऑडियंस के। अच्छा नहीं लगा उनका। मगर मुझे बताइए, ये ख्याल आपके जहन में ये बिलियर्ड खेलते हुए क्यों आया, पूल खेलते हुए? ये कोई शूट थी जिसकी तस्वीर शायद मुझे अच्छी लगी। अच्छा, और फिर मैं छापना चाहता था और फिर मैंने शायद आपने यहाँ पे कोई चॉइस दिखाई है कि मैं लाल वाली बॉल को करूंगा हिट, ऑरेंज को नहीं करूंगा। तो वहां से आपको ये आइडिया आया। जी, आगे दिखाएं। और ये डांसिंग इन द मूनलाइट, जबकि सर ऊपर तो सूरज है। हाँ, बस कुछ चीजें होती हैं ना, आयरॉनिक होती हैं, टोटली ऑपोजिट। ये किसी गाने के लिरिक्स तो नहीं है? मेरे ख्याल से है गाना डांसिंग इन द मूनलाइट, लेकिन होगा, क्योंकि वरना तो इसमें कोई चांद का जिक्र नहीं है सिवाय आपके अपने। बाकी तो फुटबॉल है, सूरज है। बस फुटबॉल से बहुत डीप किस्म की मोहब्बत है मुझे हमेशा से। हाँ जी, और फुटबॉल से भी है। मैं बंदा ही चेंज हो जाता हूँ। जो कैफियत, जो इमोशंस मैं फील करता हूँ फुटबॉल खेलते वक्त, वो कहीं और नहीं होते जी। ओए, मगर ये तस्वीर वीरों ने लगाई उसी के सिलसिले में। एक और चीज फुटबॉल से रिलेटेड, सिंस हमारा यहाँ पे जिक्र हुआ है फुटबॉल का, जब मैंने एक्टर बनने का फैसला किया तो मैंने सोचा कि फुटबॉल फील्ड पे मैं अल्फा मेल होता हूँ, लेकिन ऑफ द फील्ड मैं बीटा मेल होता हूँ। हाँ। तो कौन से वो ट्रेट्स हैं, कौन सी वो चॉइसेस हैं जो कि मैं फुटबॉल फील्ड पे अपनाता हूँ और रियल लाइफ में नहीं अपनाता। तो फिर मैंने अपनी लाइफ में जो फुटबॉल फील्ड पे मैं अपना बिहेवियर या अपने आप को कैरी करता था, वो चीजें करना शुरू की। कॉन्फिडेंस, अपने आप में बिलीव करना, समझना कि मैं ये कर सकता हूँ, समझना कि चैलेंज है लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप उसको हेड ऑन लोगे तो आप भी कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स सिखाती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है जी। जबरदस्त। फिर ये क्या आपने तीनों भाइयों की तस्वीर लगाई हुई है? ये 2019 7 साल पहले की। बेसिकली मेरी बड़ी दाढ़ी थी और एक किसी कमर्शियल के लिए मैं कराची जा रहा था, तो मैंने वो ट्रिमर पकड़ा और फिर मुझे एक याद आया कि इंस्टा का भी तो पेट पालना होता है। तो मैंने पहले उसको गोटी बनाया, फिर मैंने उसको अपनी ये मूंछें बनाई और फिर 3 कैरेक्टर्स भी, और फिर मैंने 3 कैरेक्टर्स उसके जो कि मेरे हॉलीवुड के बहुत नील मैकॉले, फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और क्लार्क केंट आपने। हाँ जी, और जो उन्होंने प्ले किए हुए हैं वो नील मैकॉले, रॉबर्ट डे नीरो मैं अपनी तरफ से बना हुआ हूँ। हाँ। बीच में मैं रैमी मलिक बना हुआ हूँ और आखिर में मैं क्रिस्टोफर रीव बना हुआ हूँ। और आखिर में आपने हैशटैग दे, यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। यस, ये तो है, आप जिंदगी में कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आप एक बार अपना दिमाग बना लो। अच्छा, यानी कि दिमाग बना के काम करना पड़ेगा, सिर्फ शेव करने से नहीं। अगर मेरा दिल चाह रहा मैं मलिक रियाज बन जाऊं तो सिर्फ दाढ़ी शेव करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा मुझे।
जी आगे दिखाइए प्लीज। ओए होए, तो आप पंजाब पुलिस के रूप में आ गए थे पिछली वाली। Playing a cop for a telefilm alongside #Meera Sethi, #Urdu1, #23rd March, #Long Live Pakistan। सब आपने लपेट दिया 4 हैशटैगों में। ऐसा वैसा 10 साल पहले। वाह, आप ऐसी तस्वीरें निकाल रहे हैं, मैं फिर चला जाता हूँ उसमें। ये वाहिद कॉमेडी मैंने रोल किया है। अच्छा, ये कॉमेडी था? कॉमेडी था, हाँ पुलिस जी। का रोल और कॉमेडी? हाँ अच्छा जी, हाँ जी, ये वाहिद रोल कॉमेडी किया है, बहुत मजा आया। मीरा के साथ वाहिद यही एक ही बार मैंने काम किया है, तो ये उसकी एक तस्वीर है। 10 साल पहले की तस्वीर है जिसके अंदर एक पुलिस वाले बने हुए थे आप जी। ओए होए होए सर, ये तो कोई आपका ये 20-21 साल पहले की तस्वीर है जी। 2005 का हैशटैग लगा हुआ है। 11 साल पहले है, लेकिन असल में ये 2005 या 6 की तस्वीर है। ओए होए, और ये तो आप हैं और साथ आपके मेरे नादिया मलिक के साथ ये नादिया हसन मलिक साथ। शहरयार के ब्रांड के लिए शूट है। पहचाना नहीं जा रहा मैं बस। हाँ, वैसे काफी आप डिफरेंट लग रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, कोई लग रहा है कि सिफारिशी मॉडल है। अच्छी खासी सिफारिश थी। ऐसी वैसी। जी ओए होए होए सर, बहुत भरपूर जवानी 2003। हाँ जी, और पिक्चर बाय मिकाल जुल्फिकार। बिल्कुल ऐसे है। इसके बाद मेरा दिल जरा खराब हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मिकाल ने मेरी बड़ी तस्वीरें ली हैं, कभी मजाल है ऐसी आई हो। ये इससे पता चला कि ये मिकाल और कैमरे का कोई नहीं, आगे जिसकी तस्वीर ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। इमाद, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करिएगा। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000, बट दैट थिंग इज ओनली प्रिवेलेंट ओवर देयर। तो आपके ऊपर है, यहाँ जवाब दीजिए, वहां जवाब दीजिए, ठीक है? ऐसे बाउंसर्स अब आप कब कराएंगे मुझे? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, तो क्रिकेटर आदमी है, आपको क्या बाउंसर से डर। सर बता दें, जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नुमान इजाज, शान और हुमायूं सईद। शान भाई। एक लिफ्ट में सवार हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, वहाज अली और हमजा बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? यार तीनों के साथ सेल्फी ले लूंगा। स्माइल किन को देंगे? तीनों को स्माइल दूंगा। स्माइल एक को देनी है, हर बार नहीं। वाइल्ड कार्ड आपने यूज किया एक, अब स्माइल किसको देंगे? स्माइल मैं फवाद को जरूर दूंगा जी। और फ्लोर किसका आ गया? हमजा दोस्त है तो उसे कहूंगा फ्लोर आ गया यार। हमजा ने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास और वहाज अली। तो आजकल दोनों वैसे चांद के ऊपर नाच रहे हैं, तो एक को छोड़ सकते हैं, बजट का मसला है हमारा। चले यार, आपने सेगमेंट ही ऐसा रखा हुआ है। जी जी, तो बिलाल को ले जाऊंगा, कंपनी अच्छी रहेगी, फिर छोड़ के। ठीक है, बिलाल अब्बास होंगे वो। सर ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माया अली, सनम सईद। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? सनम का उठा लूंगा। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? सबा जी का। और फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं माया अली पे। जी हाँ, ठीक है सर। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप अमेरिका, 13-14 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आपने फैसला करना है कि आपके साथ कौन बैठे 13-14 घंटे के लिए, क्योंकि कुछ लोग सामने इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और एजाज असलम। फैसल भाई मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रह चुके हैं एक्टिंग की, और मैंने उनसे बहुत चीजें पिकअप की हुई हैं। ठीक है, तो फैसल भाई के साथ कोई 18-16 घंटे एक क्रैश कोर्स हो जाएगा, एक वर्कशॉप हो जाएगी। तो 18 वो होंगे। एजाज असलम और अदनान सिद्दीकी जो है वो नहीं, अभी फैसल भाई होंगे। फैसल भाई। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बता दें इनमें से किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिल्म स्टार मीरा, हाँ जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी, और जनाब चाहत फतेह अली। फिल्मी हूँ तो मीरा को ही ले जाऊंगा फिर। ओए हाँ मीरा, क्या बात है, माई हार्ट विल गो ऑन। ठीक है, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हानिया आमिर और नईमा भट्ट। हानिया को दूंगा ऑफ कोर्स। जबरदस्त। ये देख लें, जो कभी मैं कभी तुम के फैंस थे उनको जवाब मिल गया कि हानिया को दे रहे हैं,
चाहे उन्होंने गलती पहले एक बार कर ली ड्रामे में, दोबारा नहीं करेंगे अब। मगर इमाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much, वासिफ। लवली टू हैव यू। मैं वासे को मिला तो मैंने कहा कि आपसे गुफ्तगू और मुलाकात इधर ही होती है, आपके शो पे होती है। बिल्कुल, आप इतने बिजी आदमी हैं, आप आते ही कभी कभी हैं, तो फिर अब यही मुलाकात होनी है ना आपसे। मगर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और आपकी क्राउड बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही रिसेप्टिव था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।